टिकट ना मिलना ये पार्टी का अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी पार्टी ने जो है टिकट देना है, किसे नहीं देना। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमें जिस तरह से कार्य करने को संगठन में मिला है उस कार्य को हम लोगों ने बखूबी निभाया है और आगे भी निभाते रहेंगे। बात आपकी निष्ठा की, ये रही आपकी ईमानदारी की और साथ में रही आपके काम की कि आपकी निष्ठा है, लेकिन पार्टी को क्या भरोसा नहीं था आपके ऊपर जो दूसरी बार उन्होंने टिकट नहीं दी? चुनाव लड़े, उनके साथ हम लोग सभी वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए गए, उनके लिए प्रचार किया। कहीं ना कहीं कोई कमियां रही होंगी, स्वाभाविक है। उस सारी कमियों के ऊपर मंथन भी हुआ, पार्टी में भी हुआ। आने वाले समय में उन सारी कमियों को दूर करेंगे और देखिए मुझे पूरा विश्वास है। सीधा ये कहना चाहूंगा कि एक जो हनीमून पीरियड था सरकार का वो निकल चुका है। 8 महीने से ज्यादा का समय होने को आया है और अब जाकर हिमाचल प्रदेश के अंदर दिख रहा है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार, सुख की सरकार जिसको ये कह रहे हैं, वो बिल्कुल वहाँ पर असफल रही है। सरकार के लिए पूरे प्रदेश या देश की जनता को रोजगार देना या नौकरी देना जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है, परंतु रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार के साधन खोलना ये सरकार की एक बहुत बड़ी सक्षमता वहाँ पर होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लगभग 4 से 5 ऐसे बड़े इवेंट जो हैं हम लोगों ने, हमारे वहाँ पर धर्मशाला में एक बहुत बड़ा पुलिस का मैदान है, पुलिस ग्राउंड जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे थे। वहाँ पर हम लोगों ने ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिए जहाँ पर जो हमारी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से प्रोडक्शन अपने कुछ प्रोडक्ट्स की करती हैं, उनको एक्सपोजर वहाँ पर देना। मुझे बहुत छोटा सा कार्यकाल काम करने के लिए मिला था। एक इंटरनेशनल लेवल का हॉकी ग्राउंड मैं भी धर्मशाला में लेकर आया हूँ, जिसका स्थापना वहाँ पर की है। उसको अभी काम जो है कंप्लीट होने वाला, बहुत जल्दी वो धर्मशाला की जनता को समर्पित होगा। मैं चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है और हमारा युवा जो है वहाँ पर शिक्षित है, जागरूक है। उनको सच में ऐसे प्लेटफॉर्म्स देने की आवश्यकता है जहाँ पर वह अपने खेल कूद प्रतियोगिताओं में भी अहम भूमिका निभा सकता है। युवाओं के लिए हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है, ताकि जो बेरोजगारी और नशे की दिशा में जो हमारा युवा बढ़ रहा है उसको हम लोग रोक सकें। उनको हम लोग रोजगार के साधन, स्वरोजगार के साधन और ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साधन जो है हम लोग वहाँ पर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा सकें। द समर न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उर्मी ठाकुर। तो कहते हैं कि युवा किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य दोनों होते हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर युवाओं का विकास होगा तो देश भी उन्नति करेगा। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही राजनेता है जो कि एक युवा है, पूर्व विधायक भी है और इसके अलावा युवाओं के लिए प्रेरणा भी है। तो स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान विशाल नेहरिया जी का। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया उर्मी जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि एक युवा जो होता है, युवा जब राजनीति में जाता है तो उसके लिए प्रेरणा क्या रहती है, या आपके लिए जब आप राजनीति में गए तो क्या प्रेरणा थी आपके लिए? देखिए, आज अगर हमारे भारत देश को देखें तो युवाओं का देश है और भारत देश में युवा ने इस भारत को एक अलग पहचान दिलाने की एक प्रयत्न किया, एक कोशिश की है। आज हर एक क्षेत्र में युवा अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। मैं राजनीतिक क्षेत्र से हूँ और मैं खुद अपनी भी बात करूँगा। मैं अपने विद्यार्थी जीवन से ही छात्र संगठन में जुड़ा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में मेरा प्रवेश हुआ और अल्पायु में मुझे चुनाव लड़ने का अवसर भी मिला और चुनाव जीता भी। धन्यवाद करना चाहूँगा अपने वहाँ स्थानीय लोगों का, धर्मशाला का, जिन्होंने एक विश्वास दिलाया और उस विश्वास के चलते हम लोग वहाँ पर चुनाव जीते। युवा साथियों का बहुत बड़ा साथ वहाँ पर रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात जरूर रखना चाहूँगा कि युवाओं को आज के समय में राजनीतिक क्षेत्र में भी जो है अपना दिलचस्पी दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो एक युवा है वो विजनरी है, न्यू इनोवेशंस के साथ काम करना जानता है और समाज में एक अहम भूमिका जो है हर कार्य को निभाने में निभा सकता है।
तो युवाओं को आगे आना चाहिए। और बहुत सारे हमारे युवा ऐसे लोग हैं जो आज राजनीतिक में बहुत अहम भूमिका अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए निभा रहे हैं। तो इतना सा मेरा मतलब आपके साथ ये बात जरूर साझा की है मैंने कि युवाओं की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण है राजनीतिक क्षेत्र में। लेकिन आपके लिए एक जो प्रेरणा थी कि आपने सोचा कि हाँ मुझे राजनीति में ही जाना है, एक होता है कि वो माइंड में एक वो स्टक कर गई वो चीज़, तो वो कहाँ से हुआ था? कि मैंने आपको बताया कि विद्यार्थी जीवन से मैं छात्र संगठनों में जुड़ा था। ओके। और वहाँ पर एक चीज़ देखी कि अलग अलग क्षेत्र से वहाँ पर विद्यार्थी शिक्षा के लिए आते हैं, कॉलेजेस में पढ़ने के लिए आते हैं। उनको बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती थी। उनका कोई मार्गदर्शन करने वाला वहाँ पर नहीं होता था। तो विद्यार्थी परिषद के एक बैनर के तले हम लोगों ने एक मार्गदर्शन केंद्र लगाया था जहाँ पर हम गाइडेंस ब्यूरो रखते थे उसका नाम। और वहाँ से विद्यार्थियों को एक ज़रूरत रहती थी कोई सूचना लेने की, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो सारी चीज़ों में हेल्प करना। तो वहाँ से ये धीरे धीरे चीज़ें जो वो इनहेरिट होती गई। लेटेस्ट स्टेज में हम लोग इन सारी चीज़ों को समाज में भी अनेकों दिशाओं में हम लोग निभाते आए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वहाँ पर धर्मशाला है हमारे ज़िला कांगड़ा का, वहाँ पर हमारे गाँव के लोगों को बहुत सारी समस्याएँ रहती थी, उन समस्याओं को लेकर जाना, उन सारी चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते गए। फिर कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर एहसास हुई कि सच में ही लोगों को समाज में बहुत सारी चीज़ों को लेकर ज़रूरत है, एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। हमें भी राजनीतिक क्षेत्र में आके इस सारी भूमिका निभाना चाहिए। साथ में हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि देश में ऐसे कई नेता रहे हैं जिन्होंने देश के लिए सच में ही एक अभूतपूर्व योगदान दिया है। हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत सारे नेताओं ने दिया है। तो उन सभी नेताओं को देखते हुए हम लोगों ने उनको अपने जीवन में प्रेरणा ली। श्रद्धेय अटल जी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके योजनाएं और उनका देश के प्रति लगाव, देश के प्रति जो काम करने की क्षमता थी, उन सारी चीज़ों को देखा। उसके बाद अभी वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री, बल्कि विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नेता हैं। और हिंदुस्तान का पिछले 9 वर्ष से उन्होंने बहुत अच्छे से नेतृत्व किया और अनेकों योजनाएं देश के अंदर लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे हमारे भूतपूर्व में मुख्यमंत्री आदरणीय शांता कुमार जी रहे हैं, प्रोफेसर प्रेम कुमार जी धूमल जी रहे हैं, उसके बाद जयराम ठाकुर जी रहे हैं। इनके साथ, जयराम ठाकुर जी के साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला। तो देखा कि बहुत सारा हम लोग समाज के लिए अच्छे काम जो है वो इस राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से कर सकते हैं। तो इन सभी लोगों को अपने जीवन में प्रेरणा के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया और इनको इनके मार्गदर्शन पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया था। 2014 में आप बीजेपी में शामिल हुए। शामिल होने के बाद 2019 में आपको टिकट मिल गई और आप जीते भी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपको टिकट दोबारा क्यों नहीं दी गई? देखिए, टिकट ना मिलना ये पार्टी का अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी पार्टी ने जो है टिकट देना है, किसी नहीं देना। हम लोग कार्यकर्ता हैं। हमें जिस तरह से कार्य करने को संगठन में मिला है उस कार्य को हम लोगों ने बखूबी निभाया है और आगे भी निभाते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपकी लगन और निष्ठा और ईमानदारी जो संगठन के प्रति वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे जब भी पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी है उसे मैंने बखूबी निभाया है। मुझे 2019 में भी ये नहीं मालूम था कि मुझे भी चुनाव लड़ने का अवसर मिल सकता है, क्योंकि मेरे परिवार से कोई भी सदस्य जो राजनीति में नहीं है। और हम लोग वहाँ पर छात्र संगठनों से काम करते हुए जो है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में आए थे और काम करते करते ही वहाँ पर पार्टी की तरफ से एक पहचान मिली और पार्टी ने चुनाव लड़ाया। तो उस निर्णय को भी मैंने स्वीकार किया था। जब पार्टी ने निर्णय लिया कि हम लोग टिकट का बदलाव करेंगे, किसी अन्य कार्यकर्ताओं को देंगे, तो उसको भी हम लोगों ने स्वीकार किया। ये रही बात आपकी निष्ठा की, ये रही आपकी ईमानदारी की और साथ में रही आपके काम की कि आपकी निष्ठा है। लेकिन पार्टी को क्या भरोसा नहीं था आपके ऊपर जो दूसरी बार उन्होंने टिकट नहीं दी? क्योंकि आपने कहा कि आपने ईमानदारी से अपना काम किया, हर एक जो आपकी भूमिका थी वो आपने बखूबी निभाई, ईमानदारी से निभाई। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, पार्टी के अनेकों सर्वेज होते हैं और हर एक संगठन ये चाहता है कि हम लोग चुनाव जीतें और चुनाव जीतकर फिर पुनः जो है सरकार का लेकिन मैं यहाँ रोकना चाहूंगी उसके बाद जिस कैंडिडेट को खड़ा किया गया, जो चुनाव लड़े, वो भी हार गए जी। तो वहाँ पे देखिए, जो चुनाव लड़े उनके साथ हम लोग सभी वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए गए, उनके लिए प्रचार किया। कहीं ना कहीं कोई कमियां रही होंगी, स्वाभाविक है। उस सारी कमियों के ऊपर मंथन भी हुआ, पार्टी में भी हुआ। आने वाले समय में उन सारी कमियों को दूर करेंगे। और देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस भारत देश के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम किया है, हिमाचल प्रदेश में भी हम लोग कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो कमियां रही होंगी उन कमियों को दूर करेंगे और फिर से एक साथ एकजुटता के साथ हम लोग चुनावी मैदान में जाएंगे, चुनाव जीत कर आएंगे। क्या हिमाचल बीजेपी में सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है?
देखिए बिल्कुल ठीक है। हिमाचल भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुटता के साथ काम कर रहा है। हाँ। और आने वाले समय में जो भी अभी 2024 का चुनाव है उसमें भी हम लोग एकजुटता के साथ लगेंगे और निश्चित तौर पे चारों की चारों सीटें जो है हिमाचल प्रदेश से वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन अगर युवाओं की बात की जाए, युवा नेतृत्व की बात की जाए, बहुत पुराना एक रिवाज जो हिमाचल में चलता आ रहा है कि हाँ, अभी तक बुजुर्गों के पास ही कुर्सियां पड़ी है, अभी तक वही उस पर चुनाव लड़ रहे हैं, वही जो है शीर्ष पर बैठे हुए हैं। अभी की अगर बात की जाए तो राजीव बिंदल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, पहले बनाया गया था सुरेश कश्यप जी को। तो आपको नहीं लगता है कि इस बार किसी नए चेहरे को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए था, किसी नया चेहरा जो है प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए था? देखिए, संगठन को चलाने के लिए अनुभव की आवश्यकता है जी। और स्वाभाविक है कि पार्टी ने पूरा आंकलन इसके ऊपर किया होगा। हाँ। और किसी अनुभवी कार्यकर्ता के पास ही पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाँ। और साथ में जो आप बता रहे हैं कि नए चेहरों को मौका, आप देखिए जो हाल ही में 2022 में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के बैनर के साथ अनेकों ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़े हैं और विधायक बनकर पहली बार चुनकर जो विधानसभा के अंदर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से नए चेहरों को और युवा चेहरों को जो है यहाँ पर मौका दिया है चुनाव लड़ने का भी और नेतृत्व करने का भी। अभी जिस तरह से आपने बात करी कि भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर राजीव बिंदल जी को जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, देखिए भारतीय जनता पार्टी संगठन को चलाने के लिए अनुभवी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। स्वाभाविक है कि पूरे प्रदेश में वहां पर जो है प्रचार के लिए जाना है, हर एक कार्यकर्ताओं को चलाना है, तो ऐसा इन्फ्लुएंसिव चेहरा भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को एक ज़रूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उनकी संगठन की जो कार्य प्रणाली रही है, आने वाले समय में निश्चित तौर पे इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सशक्त होगी और हम यहाँ पर जो है एक साथ मिलकर जो आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे। 8 महीने करीब हो चुके हैं जो सुखू सरकार बनी है, कांग्रेस सरकार बनी है उसके बाद से, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं मतलब जितना उसको होना चाहिए अग्रेसिव, उतना अग्रेसिव नहीं नजर आ रहा है। जब भी कोई नई पार्टी सरकार बनाती है तो 6-8 महीने का टाइम जो है, ऑब्वियसली बात है कि दूसरे संगठन भी वहां पर देखते हैं कि किस तरह से सरकार का कार्यकाल पिछले 6-8 महीने का रहा है। और अभी तो मैं सीधा ये कहना चाहूंगा कि एक जो हनीमून पीरियड था सरकार का वो निकल चुका है। 8 महीने से ज्यादा का समय होने को आया है। और अब जाकर हिमाचल प्रदेश के अंदर दिख रहा है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार, सुख की सरकार जिसको ये कह रहे हैं, वो बिल्कुल वहाँ पर असफल रही है और लोगों को सिर्फ वहाँ पर निराशा जो है वो हाथ लगने में आ रही है। झूठे वादे उन लोगों ने चुनाव लड़ने से पहले लोगों के साथ किए, मैनिफेस्टो के माध्यम से किए, और एक भी वायदे पे जो है खरा नहीं उतरी है, अपने वायदों से मुकरी है। आज हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को आप सबसे ज़्यादा वहाँ पर जाकर पूछेंगे तो कहा था कि 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु की जितनी भी महिलाएं, उन्हें 1500 रुपये मासिक वेतन जो है हम लोग उनके खातों में देंगे। आज हिमाचल प्रदेश की जो मातृशक्ति है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। इसके साथ में व्यवसाय के भी बहुत सारे लुभावने सपने जो है प्रदेश की कांग्रेस कमेटी द्वारा दिए गए थे कि सरकार बनेगी तो ऐसे करेंगे, युवाओं को भी वहां पर ठगा गया। रोजगार की दिशा में बोला था कि 5 लाख नए रोजगार लेकर आएंगे, उसमें भी अभी तक कोई खरा नहीं उतरे हैं। किसी भी उनके मैनिफेस्टो को उठाकर देख लें, जो 10 गारंटी योजनाएं प्रदेश में कांग्रेस ने दी थी सरकार बनाने से पहले, उन सारी चीज़ों के ऊपर वो पूरी तरह से फेल हुई है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को, देवभूमि के लोगों को कांग्रेस ने ठगा है और आने वाले समय में चुनावों के माध्यम से जो है प्रदेश की जनता जो है कांग्रेस को जवाब देगी। आपने महिलाओं की बात की थी बीच में, तो मुझे एक रीना कश्यप है, पच्छाद से विधायक है बीजेपी की, और वो हिमाचल प्रदेश में अकेली महिला विधायक है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि महिलाओं की इतनी कम भागीदारी क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? कौन इसके पीछे मतलब जिम्मेदार है कि हाँ इतनी कम भागीदारी दिख रही है? देखिए, आप हिमाचल प्रदेश के अंदर देखिए, 2 ही राजनीतिक संगठन वहां पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। आप इस बार 2022 के चुनावों में देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी महिलाओं को वहां पर टिकट दिए थे और कांग्रेस ने कितने दिए थे। ये दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो वहां पर जीत कर नहीं आ पाई। मात्र एक महिला जो भारतीय जनता पार्टी से, रीना कश्यप, जीत कर आई हैं। पर भारतीय जनता पार्टी ने 6 टिकट जो है वहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर महिलाओं को दिए थे। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से
जो एक महिला सशक्तिकरण को लेकर जो है हमेशा से बात करी है, महिलाओं को वहाँ पर टिकट भी दिए, महिलाओं को नेतृत्व भी दिया है। और सरकार जब बनी थी उसमें बहुत सारे अहम दायित्व जो सरकार के अंदर भी जो है महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए थे। और हमारा हमेशा से एक लक्ष्य रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा अंग जो है वो महिला मोर्चा है, और पूरे देश में और पूरे प्रदेश में महिला मोर्चा जो है उस बैनर के नीचे जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करती हैं। और यही विश्वास है कि महिलाओं का आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप हम लोग हिमाचल प्रदेश में भी पिछली बार सरकार बनाई थी, और देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बहुत बड़ा अभूतपूर्व विश्वास जो है देश की महिलाओं का है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से महिलाओं का साथ दिया है और महिलाओं को नेतृत्व दिया है। आपने बात की थी बेरोजगारी की, तो अगर हिमाचल प्रदेश में अगर रोजगार कार्यालय के अगर आंकड़े देखें तो दिसंबर 2022 में 8 लाख से ज़्यादा जो युवा हैं वो वहाँ पर बेरोजगार हैं। और उससे पहले के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो उस टाइम 8,73,000 के करीब युवा जो थे वो बेरोजगार थे। तो आंकड़ा अभी मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कि मैं इस बात में समझता हूँ कि किसी भी सरकार के लिए पूरे प्रदेश या देश की जनता को रोजगार देना या नौकरी देना जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है, परंतु रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार के साधन खोलना ये सरकार की एक बहुत बड़ी सक्षमता वहाँ पर होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और इसमें बहुत बखूबी जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने अहम भूमिका निभाई है। पिछले सरकार में स्वावलंबन योजनाएं वहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं, युवाओं को प्रोत्साहित हम लोगों ने किया है। बहुत सारे हम लोगों ने ऐसे इवेंट्स का जो है ऑर्गेनाइज किए थे पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह पर, जहाँ पर युवाओं को ऐसे प्लेटफॉर्म दिए गए कि अपनी प्रतिभा को दिखाएं। स्वावलंबन योजना के माध्यम से वहाँ पर कम इंटरेस्ट में और 0% इंटरेस्ट में भी हम लोगों ने लोन जो है सरकार के माध्यम से दिए, ताकि युवा जो है स्वरोजगार के दृष्टिकोण में भी वहाँ पर पैरेलल काम कर सकें। मैं उसके साथ में हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो मैं आपको एक बात जरूर साझा करना चाहूँगा। रोजगार के साथ साथ वहाँ पर स्वरोजगार के बहुत सारे साधन हैं और जिस पे हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पे बहुत अच्छे से काम किया, और मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी के फिर से सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी तो इन सारी चीज़ों के ऊपर पूरा खाका पहले से तैयार है, उसको हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर लेकर जाएंगे। और मुझे देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसने हमेशा जो बात बोली है उसको पूरा करके भी दिखाया है। तो ये मैं मानता हूँ कि रोजगार के दृष्टिकोण में हमारे समक्ष जो है वो चैलेंज आए प्रतिदिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है उस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट में भी जो है वहाँ पर ग्रोथ हुआ है। पर मैं इसके साथ में ज़रूर मानता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट के साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है हम लोगों को जनरेट करने की आवश्यकता है, और सरकार इसमें जो है अच्छा प्लेटफॉर्म जो है सरकार को देना चाहिए। न्यू इनोवेशंस, न्यू आइडियाज़ जो है यूथ के माध्यम से हम लोगों को लेकर आने चाहिए। आप जिस समय विधायक थे उस समय आपने ऐसा कुछ किया कि लोगों को रोजगार के अवसर बढ़े, या फिर स्वरोजगार के लिए आपने कोई कैंपेन चलाई हो या कोई कैंप वगैरह लगाए हो? जो आपका एरिया था धर्मशाला में, वहाँ पे देखिए मैंने धर्मशाला के अंदर लगभग 4 से 5 ऐसे बड़े इवेंट जो हैं हम लोगों ने, हमारे वहाँ पर धर्मशाला में एक बहुत बड़ा पुलिस का मैदान है, पुलिस ग्राउंड जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे थे। वहाँ पर हम लोगों ने ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिए जहाँ पर जो हमारी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से प्रोडक्शन अपने कुछ प्रोडक्ट्स की करती हैं, उनको एक्सपोजर वहाँ पर देना और उनको इंट्रोड्यूस करना, ऐसे प्लेटफॉर्म वहाँ पर दिए थे। उसके साथ साथ में जिन युवा साथियों ने स्वावलंबन योजना के माध्यम से अपने स्वरोजगार को चलाया है उनको वहाँ पर प्लेटफॉर्म देना, उनको एक्सपोजर देना, ऐसी सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने वहाँ पर काम किया। इसके साथ में मैंने एक अभियान चलाया था कि हम लोगों को सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम जो है डेवलप करने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग वहाँ पर उन सारी चीज़ों को खड़ा भी करें, उनका सुधारीकरण भी करें, और उनके माध्यम से हम लोग बहुत सारे युवा साथियों को जो बेरोजगारी की बात करते हैं या बेरोजगारी में है उनको वहाँ पर रोजगार के साधन दे सकें। समय कम था, कोरोना का एक कोविड का काल मैंने वहाँ पर देखा, क्योंकि मैं बाई इलेक्शन जीत कर आया था और मेरे इलेक्शन लड़ने के जीतने के मात्र 3 महीने के बाद कोविड का दौर आया। हमारे बहुत सारे टारगेट्स जो थे वो डाइवर्ट हुए थे कोविड की तरफ को। पर फिर भी कोविड में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हम लोगों ने एक बहुत अच्छी योजना के तहत लोगों को बचाया। प्रदेश के अंदर उनके मार्गदर्शन से हम लोगों ने भी उस दिशा में बहुत अच्छा काम किया और पहले लोगों को सेफ साइड पर लेकर आए, उसके बाद उनको ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर उनका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, चाहे उनका सेल्फ डेवलप करने वाले सिस्टम उन लोगों ने जनरेट करके दिए थे, जो एक्सपोजर उनको चाहिए था वो हम लोगों ने वहाँ पर उपलब्ध करवाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं खेलों की, युवाओं के लिए खेल कहीं ना कहीं अहम होते हैं, पर हिमाचल में अगर बात की जाए तो क्रिकेट का ग्राउंड धर्मशाला में है, बड़ा ग्राउंड है, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रैक्टिस के लिए बाहर ही जाना पड़ता है, ऐसा क्यों? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी है और मुझे लगता है कि खेलों के दृष्टिकोण में युवा साथियों को भूमिका निभानी चाहिए। और जो आप क्रिकेट मैदान की बात कर रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की देन है। हमारे भाई अनुराग ठाकुर जी आज केंद्र में मंत्री हैं। हाँ। वो उनका सोच थी, उनका एक विजन था जो धर्मशाला में उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का मैदान स्थापित करके दिया। मुझे बहुत छोटा सा कार्यकाल काम करने के लिए मिला था। एक इंटरनेशनल लेवल का हॉकी ग्राउंड मैं भी धर्मशाला में लेकर आया हूँ, जिसका स्थापना वहाँ पर की है। उसको अभी काम जो है कंप्लीट होने वाला, बहुत जल्दी वो धर्मशाला की जनता को समर्पित होगा। साथ में मैंने विधानसभा के बीच में एक बात करी थी कि मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारे ग्रामीण स्तर के जो युवा साथी हैं उनको भी वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिल सके, इसलिए हर एक पंचायत पे जो है खेल का मैदान वहाँ पर तैयार किया जाए। उस दिशा में काम करना शुरू किया था और हम लोगों ने वॉलीबॉल और बैडमिंटन के कोर्ट्स जो है वो हर एक पंचायत में वहाँ पर जो तैयार करवा के दिए थे। आज उन सारे खेल के मैदानों का सीधा सीधा लाभ जो है हमारे युवा साथियों को मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है और हमारा युवा जो है वहाँ पर शिक्षित है, जागरूक है। उनको सच में ऐसे प्लेटफॉर्म्स देने की आवश्यकता है जहाँ पर वह अपने खेल कूद प्रतियोगिताओं में भी अहम भूमिका निभा सकता है। ग्रामीण स्तर पे छोटे छोटे इवेंट्स का जो है वहाँ पर ग्रामीण के लेवल पे ही वहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हैं ऐसे इवेंट्स, पर मुझे लगता है कि सरकार के लेवल पे भी ऐसे बड़े इवेंट्स जो आने वाले टाइम में हम लोगों को ऑर्गेनाइज करने चाहिए, जहाँ पर उनको एक अलग से आइडेंटिफिकेशन जो है हमारे स्पोर्ट्समैन को जो है वहाँ पर मिलनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ हैं, कई अदर स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ हैं, कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, पर गवर्नमेंट लेवल पे भी ऐसे होने चाहिए। इस दिशा में निश्चित तौर पे काम करने की सरकार को युवाओं से संबंधित कोई आप सुझाव देना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार को ये कदम उठाने चाहिए ताकि बेरोजगारी कम की जा सके, युवाओं का विकास किया जा सके, तो उसके लिए कोई आपके सुझाव? देखिए, सुझाव बहुत सारे हैं, पर मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी गारंटियां बांटी, झूठ जाकर लोगों के बीच में बोला, क्योंकि वो अभी तक तो उस पर कोई काम नहीं हुआ, तो वो झूठ ही साबित हो रहा है। तो मुझे लगता है सबसे पहले कांग्रेस को उसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि अपना विश्वास जो है लोगों के बीच में वह लोग बनाए सकें। पर अभी तक पिछले 6-8 महीने में देखने को तो नहीं मिला। पर इसके साथ में मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से ये बात रखना चाहूँगा कि सरकार को ये जरूर सोचना चाहिए, युवा हमारे देश की एक बहुत बड़ी ताकत है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। युवाओं के लिए हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है ताकि जो बेरोजगारी और नशे की दिशा में जो हमारा युवा बढ़ रहा है उसको हम लोग रोक सकें, उनको हम लोग रोजगार के साधन, स्वरोजगार के साधन और ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साधन जो है हम लोग वहाँ पर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा सकें ताकि युवा हमारा संगठित रहे और प्रदेश की शान बढ़ाने में वो कहीं ना कहीं और आगे ज़्यादा बढ़ सके। अभी हाल ही में जो चैम्पियनशिप हमारे दुबई में हुई है, हमें बहुत खुशी की बात है कि हमारे कांगड़ा के 2 ऐसे युवा साथी हैं, वहाँ पर गोल्ड मेडल वहाँ से लेकर आए हैं रेसलिंग चैम्पियनशिप में। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रेरणा जो है हमारे युवाओं को देती है, तो उनको प्रोत्साहित करना हमारे प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। कोई भी हमारा खिलाड़ी जो युवा है वो अगर किसी प्रतियोगिता में कोई ऐसी भूमिका निभाता है तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, किसी ना किसी एंगल से अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसा जेस्चर उस खिलाड़ी को जरूर मिले किसी न किसी प्लेटफॉर्म में, ताकि वहाँ पर युवा साथी जो देखते हैं वो भी उनसे जो है वो प्रेरणा लेते हैं और जो खिलाड़ी उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर आया था उसे भी आने वाले समय में उन अगर कोई बड़े चैलेंजेस हैं उनको पार करने की एक वहाँ से साहस मिलता है। तो इस दिशा में प्रदेश सरकार को काम करने की ज़रूरत है। देखिए, एक स्किल्स की अगर बात की जाए तो स्किल्स की हिमाचल में कमी नहीं है और यहाँ तक देखा जाता है कि जितने भी स्किल्ड जितने युवा है जो भी है वो शहरों की तरफ भागते हैं, मतलब वो चंडीगढ़, दिल्ली, गुरुग्राम, मतलब ऐसी सिटीज़ में वो भागते हैं। तो उनको अगर वहीं पे ये अवसर मिल जाए तो ये सुझाव आप सरकार को देना चाहेंगे?
बिल्कुल जी, देखिए सरकार अपने आप में बहुत सारी योजनाओं को लेकर काम करती हैं, सभी सरकारें करती हैं। हाँ। सरकार के पास एक बहुत बड़ा सिस्टम वहाँ पर होता है, पर मुझे लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं कि आज प्रदेश के युवा बाहर किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे देश में जाकर जो है अपनी प्रतिभा को वहाँ पर उभारना चाहते हैं, तो प्रदेश के अंदर भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिए जा सकते हैं। पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक किसी साथी को कोई जगह, ऐसा कोई स्थान नहीं मिलेगा जहाँ पर वो अपनी प्रतिभा को दिखा पाएगा, तो निश्चित तौर पे वह वहाँ से हताश होकर दूसरे स्थान पे जाना शुरू करेगा। तो इसमें हम लोगों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है कि वहाँ पर हम लोग देखें कि जो हमारा युवा है किस तरह की सोच रखता है और किस तरह से हम लोग उसको उसी राज्य के अंदर उसकी प्रतिभा के अनुसार उसको हम लोग प्लेटफॉर्म दे सकें, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में या शिक्षा के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में। आज हिमाचल प्रदेश पूरे देश में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। हर एक चीज़ में आप देखिए कि आज देश की सेना में भी अगर सबसे ज़्यादा कोई जवान हैं तो वो हिमाचल प्रदेश हैं और जिला कांगड़ा से हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं गौरव महसूस कराने वाले पल जो है वो प्रदेश के लिए होते हैं। हमें भी खुशी महसूस होती है कि हम भी उस देवभूमि के रहने वाले हैं, उस प्रदेश के रहने वाले हैं। और प्रदेश सरकार को सच में ही इस सारी दिशा के ऊपर सोचने की बहुत आवश्यकता है। विशाल नेहरिया, एक युवा नेता, पूर्व विधायक, आगे आपका रोड मैप क्या है? देखिए आगे रोड मैप यही है कि हम लोग निरंतर चलते रहेंगे। सेवा का मार्ग जो है हम लोगों ने राजनीति को अपनाया था और राजनीति में बहुत अच्छा। मैं रोकना चाहूंगी, आपने कहा राजनीति को अपनाया था, क्या आगे आप कंटिन्यू नहीं करेंगे या फिर? मैं वही कहता हूँ कि हमने अपनाया था और आगे भी इसी मार्ग पे हम लोग चलते रहेंगे। मैंने अपने कार्यकाल में एक भी दिन अपने घर में नहीं रुका हूँ। हम लोग निरंतर वहाँ से निकले हैं। परिस्थितियाँ बहुत भिन्न देखने को आए दिन हम लोगों को मिली, बहुत सारे चैलेंजेस मिले। कोविड का दौर देखा, बाढ़ जैसी चीज़ें देखी, और कोविड तो एक ऐसी महामारी थी जो कि हमारी इंसान की कल्पना से बहुत ऊपर थी। अनेकों सैकड़ों लोगों की जान जो उस कोविड के बीच में गई, और उसके बाद भी जो चीज़ों की आवश्यकता कोविड के दौर में रही उनको वो वहाँ पर उपलब्ध करवाना ये बहुत बड़ा चैलेंज था। वो उपलब्ध करवाई, वो सारा सिस्टम वहाँ पर दिया। मुझे याद है कि हमारा एक बहुत छोटा सा हॉस्पिटल है धर्मशाला में, जोनल हॉस्पिटल है, वहाँ पर सिलेंडर्स की बहुत भारी, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की जो बहुत भारी कमी रह रही थी, तो वहाँ पर अपना एक ऑक्सीजन का प्लांट जो है हम लोगों ने इंस्टॉल करके दिया। लोगों को बहुत उससे खुशी मिली कि अब हम लोगों को सिलेंडर लाने की आवश्यकता नहीं मिल रही है। अब सिर्फ वहाँ पर जब कोई पेशेंट एडमिट हो रहा है तो बटन दबाते ही वहाँ पर ऑक्सीजन शुरू हो रही है बेड पे। तो ऐसी फैसिलिटीज़ जो है हर एक क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी के साथ हमने वहाँ पर दी। और सबसे बड़ी बात, आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, धर्मशाला के बीच में एक ऐसा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी हम लोग वहाँ पर लेकर आए जो विदाउट एनी एनर्जी के वहाँ पर जो चल रहा है। आज सरकार ने उसे जो है स्टेट पॉलिसी के अंदर उसको लेकर आए हैं। आज प्रदेश के अंदर उस सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, इस दिशा में काम करना शुरू किया। इलेक्ट्रिक की दिशा में जहाँ पर आज प्रदेश की कांग्रेस सरकार कह रही है, आज इन्होंने बोला है, हम तो पिछले 3 साल पहले से वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए थे। सरकार जो अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार बनी है, इनकी सरकार बनाने से पहले धर्मशाला के बीच में इलेक्ट्रिक बसेस भी लेकर आए थे और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी वहाँ पर इंस्टॉल करके दे दिए थे। तो इनसे ज़्यादा एडवांस में हम लोगों ने काम किया। 72 इन्होंने जो सरकार बनाई है वो झूठ बोलकर बनाई है, सत्य के आधार पर ये लोग नहीं चल सकते हैं। और ये बड़ा खेद का विषय है कि झूठ बोलकर आप लोगों को लुभावने सपने दिखाकर जो है राजनीति करने आ रहे हो, ये निंदनीय है। मुझे लगता है कि अगर आपने जो बोला है उसको करने का साहस दिखाओ। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमेशा ईमानदारी के साथ जो है लोगों के बीच में काम किया है और आगे भी इस तरह से ईमानदारी के मार्ग पे हम लोग चलते रहेंगे। आप एक युवा नेता, युवाओं के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? देखिए, युवाओं के लिए एक ही संदेश है कि हमारे देश का और प्रदेश का, हमारे कोने कोने का जो युवा है वो बहुत शिक्षित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो युवा किसी भी विषय को करने की जब ठान लेता है तो वो उसे पूरा करके दिखाता है। सकारात्मक तरीके से हम लोग देश के लिए आगे बढ़ें, देश को और उन्नति की ओर ले जाएं। किसी भी दिशा में हम लोग काम करने जाते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ सभी को साथ लेकर, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में ब्यूरोक्रेट्स आप लोग बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियंस बनना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स बनना चाहते हैं, किसी भी दिशा में काम करो, लगन के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो। ईमानदारी की इस देश को बहुत कमी है और जिस दिन हमारे में ईमानदारी और ये लगन आ जाएगी, निश्चित तौर पे देश पूरे विश्व में आज जिस तरह से अपनी पहचान बना रहा है, इस पहचान
को और ऊपर ले जा सकता है। ये साहस सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के युवाओं के अंदर है, हमारे देवभूमि हिमाचल प्रदेश के युवाओं के अंदर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ आज हमारा युवा आगे बढ़ रहा है, जिस टैलेंट के साथ हमारा युवा आज बढ़ रहा है, जिस लगन के साथ हमारा युवा आज देश को आगे लेकर जा रहा है, आने वाले समय में भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया विश्व में कहलाएगी। भारत का अपना फिर से वो परचम पूरे विश्व में लहराएगा, जिसकी हम लोग पहले बातचीत किया करते थे। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि भारत सोने की चिड़िया, वो एक बार फिर से भारत जरूर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विशाल नेहरिया जी। तो ये थे हमारे साथ विशाल नेहरिया, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स जब राजनीति इन्होंने शुरू की, छात्र राजनीति से लेकर और एमएलए बनने तक का पूरा सफ़र जो है इन्होंने साझा किया हमारे साथ। आगे भी आपको ऐसी ही पर्सनैलिटीज से आप मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द समर न्यूज़।